हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू करेबल एप्लीकेशन। आप सभी का करेबल के एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को इस नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। कैसा रहा आपका न्यू ईयर? वैसे चल ही रहा होगा न्यू ईयर, है ना? अभी तक तो आज तो न्यू ईयर है, आज तो 1 तारीख ही है। चलो भाई आ जाओ, फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रिंस आ चुके हैं, जितेंद्र आ चुके हैं, मनीष आ चुके हैं, मोनिका आ चुकी हैं। हैप्पी न्यू ईयर मोनिका। पंकज, राहुल, प्रशांत। आज मुझे लगता है कुछ स्टूडेंट्स आए हैं, कुछ नहीं आए हैं। सुमित राठौड़ का कहना है मैम आज भी क्लास ले रहे हो आप? ऐसा क्या है जो आज क्लास ना लें? हाँ, आज क्लास लेंगे, आज मेहनत करेंगे तो फिर पूरी साल मेहनत करेंगे ना। कहीं जाना आना तो था नहीं, इसलिए हमने कहा क्लास ही लगवा लें, शायद आप लोग भी आ जाओगे। और देखो आप लोग भी आ गए। चलो फिर स्टार्ट करें। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। बहुत सारा मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसको बढ़िया से आप लोग क्रैक करें और बहुत अगले नई साल तक आप सब लोगों के पास एक नौकरी भी हो, है ना। चलो फिर मैम, लक भी क्लास थी क्या? लक क्लास क्या होती रोहित? समझ नहीं आया मुझे लक क्या होता क्लास का। चलो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। हम पढ़ रहे थे ग्लैंड्स के बारे में, ग्रंथियों के बारे में। ग्लैंड्स कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की। एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, मिक्स्ड ग्लैंड। बहिश्रावी, अंतःस्रावी, मिश्रित ग्रंथि। एक्सोक्राइन की सिर्फ आपको डेफिनेशन और एग्जांपल लिखने थे। एंडो के मैंने लास्ट क्लास में नो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं, कहां होती हैं और नंबर में कितनी होती हैं, है ना। नंबर में कितनी होती हैं। और उसके बाद बच्चा मैंने आपको ये भी पढ़ा दिया था कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है ना, वो क्या बनाती हैं? वो दिन रात हमारे बॉडी में हॉर्मोन्स बनाती हैं। और हॉर्मोन्स क्या क्या होते हैं? हार्मोन अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपको बताना है हॉर्मोन्स हमारे बॉडी में केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं। यानी कि ये केमिकल्स होते हैं जो हमारे बॉडी में मैसेज को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में बताया था 2 तरीके से मैसेज ट्रांसफर होते हैं। एक जो ब्रेन से न्यूरॉन के थ्रू ट्रांसफर होते हैं और दूसरा जो हमारे हॉर्मोन्स ट्रांसफर करते हैं। और ये हॉर्मोन्स जिन ग्रंथियों के द्वारा बनते हैं उनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, उनको हम अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि पहला हार्मोन कौन सा था, किसने खोज की। देन मैं आपको पढ़ा रही थी कि जो हार्मोन्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। बच्चा याद है ना आपको? हमने कहा था हार्मोन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पे आता है अमीनो एसिड हार्मोन। ए लिख दिया, समझ जाओगे ना। अमीनो एसिड हार्मोन यानी कि ऐसे हार्मोन जो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई से बने हुए होते हैं। आप जानते हो अमीनो एसिड क्या होता है? प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई को हम अमीनो एसिड कहते हैं, है ना। मैंने पढ़ा है ना, बहुत बार बताया कि जब बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ जाते हैं तो एक प्रोटीन बनता है। तो अमीनो एसिड से बना हुआ हार्मोन, डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, क्या कहलाता है? अमीनो एसिड हार्मोन कहलाता है। मेन है यहाँ पे एग्जाम्पल। बच्चा एग्जाम में सिर्फ एग्जाम्पल ही आएंगे। लिख दो बच्चा कि एग्जाम्पल में 2 मेन हार्मोन है। नंबर 1 पे एड्रीनिलीन। अब मैं आपको हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बता दूं, ये नाम आपको इंग्लिश और हिंदी में सेम मिलेंगे, तो आप इसको चाहे इंग्लिश में लिख लो चाहे हिंदी में लिख लो, सेम नाम है। दूसरा हार्मोन लिखेंगे नोर एड्रीनिलीन। एड्रीनिलीन, नोर एड्रीनिलीन, ये 2 वो हार्मोन है हमारे बॉडी में। ये आएंगे आगे, कुछ आज की क्लास में, कुछ कल की क्लास में, कुछ परसों की क्लास में। 3 दिन में आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, है ना। तो बच्चा एड्रीनिलीन कैसा हार्मोन है अगर पूछ ले, इसका नेचर कैसा है, इसकी प्रकृति कैसी है, तो ये किस नेचर का है? ये अमीनो एसिड नेचर का है। यानी कि ये किससे बना हुआ है? ये अमीनो एसिड से बना हुआ है। ठीक है। ऐसे ही बच्चा दूसरे आते हैं पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड आप जानते हो, पेप्टाइड हार्मोन किसको कहते हैं? मैं लास्ट क्लास में पढ़ा के गई थी। पेप्टाइड हार्मोन्स वो होते हैं जो प्रोटीन से बने हुए होते हैं। जो किससे बने हुए हो? जो प्रोटीन से बने हुए हो। देखो प्रोटीन की सिंगल यूनिट अमीनो एसिड से बना है तो अमीनो एसिड हो गया। बहुत सारा अमीनो एसिड जुड़ गया, प्रोटीन बन गया, तो प्रोटीन से बना हुआ हार्मोन पेप्टाइड हार्मोन। इसके एग्जांपल मेन है बच्चा, इसके एग्जाम्पल बहुत बार एग्जाम में आते हैं। तो मैं जिस चीज को स्टार करूं ना, बस वही आप अच्छे से लिखते जाना, ठीक है।
नंबर 1 पे इंसुलिन, बहुत बार आता है, इसको स्टार कर लो। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इंसुलिन का नेचर क्या है, इंसुलिन की प्रकृति कैसी है, तो भैया ये किस प्रकृति का होगा, ये प्रोटीन प्रकृति का होगा, क्योंकि किससे बना हुआ है, ये प्रोटीन से बना हुआ है। दूसरा लिखो एडीएच हार्मोन, एडीएच का फुल फॉर्म लिखना एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, ये सब आपको समझ में आएंगे आगे। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, सेम नाम हिंदी में है बच्चा, लिख दीजिए। तीसरा लिखो ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन सेम नाम हिंदी में है ऑक्सीटोसिन। और फोर्थ पे जो आता है उसको लिख दो बच्चा जीएच हार्मोन, जीएच हार्मोन, और इसका फुल फॉर्म होता है ग्रोथ हार्मोन, जो आपके बॉडी की ग्रोथ करवाते हैं, वृद्धि करवाते हैं, इनको वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। इनमें सबसे ज्यादा जो मैं स्टार करूं, इनको याद रखना है 1, 2। इन दोनों का नेचर आ जाइए, किस नेचर के हैं, तो ये पेप्टाइड नेचर के, यानी कि प्रोटीन नेचर के हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं बच्चा स्टेरॉइड हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन। और स्टेरॉइड हार्मोन्स क्या होते हैं, ऐसे हार्मोन्स जो फैट से बने हुए होते हैं, जो वसा से बने हुए हैं। आप जानते हैं फैट होता है हमारे बॉडी में, तो फैट का एक काम हार्मोन बनाना भी हो गया। तो ऐसे हार्मोन्स जो फैट से बने हैं, एग्जाम्पल मेन है, जो मेल बॉडी में बनता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। एग्जाम में यही आता है, लिख लो टेस्टोस्टेरोन का नेचर क्या है, तो आपको बताना है ये वसीय नेचर का है, वसा से बना हुआ है, ये फैट नेचर का है। दूसरा लिखना एंड्रोजन हार्मोन, ये सब आएंगे बच्चा आगे क्लासेस में, 3 क्लास में ये सारे हार्मोन्स के नाम से वाकिफ होने वाले हो। एंड्रोजन हार्मोन। और 3 नंबर पे जो आता है वो आता है आपका कॉर्टिसोल हार्मोन, कॉर्टिसोल हार्मोन, हिंदी में सेम नाम है कॉर्टिसोल। अब मेन कौन कौन से हैं मैम, जो आपसे एग्जाम में पूछ लेगा, तो मेन एक तो कॉर्टिसोल, एक टेस्टोस्टेरोन बहुत आता है एग्जाम में, एक इंसुलिन बहुत आता है, और एक ऑक्सीटोसिन बहुत आता है। ये आपको याद रखने हैं, ये 4 मेन है। आकाश हेलो बेटा, गुड इवनिंग कैलाश, गजाला हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। समझ में आ गई मेरी बात। तो हार्मोन्स क्या होते हैं, कौन बनाता है इनको, और इनके फंक्शन क्या है, वो हम अभी आगे पढ़ लेंगे। हर एक हार्मोन का अलग काम होता है। और ये सारे हार्मोन किसमें मिक्स रहते हैं, सारे हार्मोन हमारे ब्लड में ही मिक्स रहते हैं, हमारे खून में ही। इसीलिए जब कभी भी आपके किसी भी हार्मोन का टेस्ट करना होता है डॉक्टर को, तो वो क्या निकालता है, वो आपका खून निकालता है, क्योंकि खून में सारे हार्मोन प्रेजेंट होते हैं। हो गया बेटा, इतनी बात समझ में आ गई आपको। और हार्मोन्स किस किसके बने हुए होंगे, इन 3 चीजों के। इसका मतलब मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि प्रोटीन का एक काम हार्मोन बनाना भी होता है, बिल्कुल होता है। फैट का एक काम हार्मोन बनाना होता है, बिल्कुल होता है। अमीनो एसिड का एक काम हार्मोन बनाना होता है, बिल्कुल होता है। और ये तीनों ही हमारे बॉडी के लिए जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे मैम हार्मोन्स कम ज्यादा भी हो जाते हैं। हाँ जी, क्यों हो जाएंगे कम ज्यादा, अगर आपके बॉडी में फैट बैलेंस नहीं होगा, हार्मोन कम ज्यादा हो सकते हैं। अगर प्रोटीन नहीं होगा तो कम ज्यादा हो सकते हैं, है ना। ये सारी बातें आपको ऐसे यहां से याद करने को मिल गई। ठीक है बच्चा, हार्मोन क्या होता है सब पता लग गया। अब हम एक एक करके 9 की 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ने वाले हैं डिटेल में। चलो स्टार्ट कर दे, स्टार्ट करते हैं हम। 9 नाम याद है किसी बच्चे को, 9 के 9 नाम याद हुए कि नहीं हुए। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे थायराइड ग्लैंड से, जो सबसे बड़ी होती है। ये जो 9 लिखवाई थी ना मैंने, इनमें सबसे बड़ी थायराइड होती है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है ये, लिख लीजिए। थायराइड से स्टार्ट कर देते हैं, थायराइड ग्लैंड। अब ये मत सोचना कि मैम सबसे पहले तो ब्रेन वाली पढ़ाते, कहीं से भी पढ़ लो, हमें पढ़नी है। हिंदी में इसको थायराइड कहते हैं या अवटु ग्रंथि कहा जाता है। जिसका हिंदी में अलग मीनिंग होगा वो मैं सारे बोर्ड पे लिख दूंगी, जो सेम होंगे वो नहीं लिखूंगी, ठीक है। थायराइड ग्लैंड, सबसे पहला पॉइंट लिख दो, इट इज लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। और बच्चों ये एग्जाम में भी आता है, इट इज लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। आपको याद है लास्ट क्लास में मैंने लार्जेस्ट एक्सोक्राइन बताई थी, कौन सी थी, लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन, पढ़ा था ना आपने। और ये क्या है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यानी कि जो मैम ने 9 नाम लिखवाए थे लास्ट क्लास में,
उनमें सबसे बड़ी कौन सी होती है? यही होती है। तो लिख दीजिए ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी है। कितनी बड़ी? तो बच्चा सिर्फ इसका वजन और एक पिट्यूटरी का वजन याद रखना है, बाकी 9 में से किसी का भी वजन आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, चलो सुनो दूसरा, आप बताओगे इसका वजन कितना होता है? ये मैक्सिमम 300 से 400 ग्राम की मिलेगी आपको, इससे ज्यादा वजन इसका नहीं देखने को मिलेगा। कहां होती है? लास्ट क्लास में पढ़ाया था, थ्रोट में होती है, गले में होती है बच्चा, आपके गले में होती है। अच्छा कैसी होती है ये दिखने में? अभी आपको मैं बताती हूं। इस तरीके से होती है, देखना, दिखने में कुछ ऐसी सी होएगी। अब ये बताओ ये किसके जैसी दिख रही है? ऐसा लग रहा है कि एक तितली उड़ रही है, हाँ लग रहा है ऐसा? तो बच्चा इसका आकार तितली के जैसा होता है। तो एग्जाम में आता है किस ग्रंथि का आकार, किस ग्रंथि का आकृति, शेप आपका किससे कंपेयर करते हैं? बटरफ्लाई से। ये तितली के आकार की ग्रंथि होती है, गले में होती है। तो लिख दीजिए ये बटरफ्लाई शेप में होती है, तितली के आकार की। यह बच्चा आपको पता है हम एच कैसे बनाते हैं? ऐसे ही तो बनाते हैं ना एच, तो कुछ ऐसी सी। तो एग्जाम में पूछ ले एच शेप की ग्रंथि कौन सी होती है, तो इन दोनों का आंसर एक ही होगा। ये हमारे गले में होती है यहां पे, और इसका आकार बटरफ्लाई एंड तितली के जैसा, या जो एच होता है उसके आकार का दिखता है। सबसे बड़ी होगी, 9 में सबसे बड़ी है, एंडोक्राइन में सबसे बड़ी यही होगी। 300 से 400 ग्राम की मिलेगी ऑन एन एवरेज, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अब जरा बात करते हैं बच्चा, ये ग्रंथि है और ग्रंथि से क्या निकलते हैं? हार्मोन निकलते हैं। तो इससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं जरा लिख लीजिए। ये ग्रंथि 2 हार्मोन रिलीज करती है। इस ग्रंथि के द्वारा 2 हार्मोन, एक तो बहुत फेमस है, आप सबने नाम सुना होगा, आप बोलोगे यस मैम। देखो बच्चा, एक हार्मोन होते हैं उनको बोलते हैं हम थायराइड हार्मोन्स। इनको आप थायराइड हार्मोन्स बोलो या आप थायरोक्सिन हार्मोन बोलो, या आप इनको थायरोक्सिन हार्मोन बोलो। थायराइड हार्मोन क्यों हो गया? क्योंकि थायराइड ग्लैंड से निकलती है। तो आपसे पूछ ले कि थायराइड हार्मोन या थायरोक्सिन हार्मोन कौन बनाता है, तो आपका बताना है थायरोक्सिन या थायराइड हार्मोन आपकी सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड जो गले में होती है। हर लाइन में क्वेश्चन बनेगा, ये ऐसा चैप्टर है, ये ऐसा चैप्टर इससे हर लाइन में क्वेश्चन आएगा। ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है। थायराइड हार्मोन या थायरोक्सिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि रिलीज करती है? थायराइड करती है भाई, ठीक है। कितने परसेंट में? 98% में थायराइड हार्मोन। बाकी के 2% में इसके द्वारा एक हार्मोन और भी निकलता है जिसका नाम कैल्सिटोनिन होता है। अब ये सिर्फ 2% में है, तो कुछ बुक्स वाले तो इसको कंसीडर ही नहीं करते हैं, लेकिन आपको लिखना है यहां पे ये कितने परसेंट में? 2% में कैल्सिटोनिन और 98% में थायराइड या थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में तो बस 2 लाइन पढ़नी है आपको। ये मेन है, एग्जाम में आता है थायराइड हार्मोन्स कौन बनाता है। एग्जाम छोड़ो, आपने सुना है फलाना इंसान का, जैसे मैं आपको बताऊं लड़कियों में हार्मोन्स ना बहुत जल्दी इम्बैलेंस रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं लड़कियों के बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं हर महीने। हर महीने उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, खत्म होता है ना, जिसकी वजह से उनके बॉडी में हार्मोन्स इम्बैलेंस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो आपने सुना होगा फलाना लड़की से, या प्रेगनेंसी के समय आपने सुना होगा कि किसी लड़की में थायराइड ज्यादा हो गया, किसी में कम हो गया। आपने सुना होगा जैसे आप अपनी कोई स्कूल में आपके साथ कोई लड़की पढ़ती थी 12वीं क्लास में, तो वो ठीक थी, ज्यादा मोटी भी नहीं थी, पतली भी नहीं थी। 1 साल बाद आप मिले तो वो बहुत मोटी हो गई, उसमें फुलावट आ गई। आप बोलोगे तुम्हें अचानक से क्या हो गया प्रिया? तो वो बोलेगी यार मैं क्या बताऊं, मेरे को ना थायराइड की प्रॉब्लम हो गई। सुना होगा ना आपने अक्सर, यही आपका डाउट आज क्लियर होगा। तो लड़कियों में जनरली थायराइड की प्रॉब्लम, देखो थायराइड बड़ा छोटा नहीं होता है, बोलते ना मुझे थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, थायराइड बढ़ा हुआ बताया है, इसका मतलब थायराइड हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो गई। वो तो ग्रंथि है ना, ग्रंथि क्या बड़ी छोटी हो जाएगी ना। उसके कहने का मतलब है कि जो मेरे थायराइड ग्लैंड है ना, उससे निकलने वाले हार्मोन्स इंबैलेंस चल रहे हैं, ज्यादा या कम चल रहे हैं। ठीक है बच्चा, तो 98% में थायराइड हार्मोन और कैल्सिटोनिन सिर्फ 2% में। इसको अभी छोड़ दो, इसको बाद में पढ़ेंगे।
पहले हम देखेंगे थायराइड हॉर्मोन्स के बारे में। बच्चों, आपकी जो थायराइड ग्लैंड होती है ना, इसमें क्या होती हैं, इसमें इस तरीके से सेल्स होती हैं, जो सेल्स थायराइड हॉर्मोन्स रिलीज करती हैं उनको थायराइड फॉलिकल सेल्स कहा जाता है। इस तरीके से इसमें जो सेल्स होती हैं इनको कहते हैं थायराइड फॉलिकल सेल्स। थायराइड फॉलिकल सेल्स, हिंदी में सेम नाम ही होगा बच्चा, इंग्लिश यहाँ पे हिंदी मीडियम वालों को थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, वो इंग्लिश में ही याद रखेंगे। थायराइड फॉलिकल सेल्स वो सेल्स होती हैं जो 98% में होती हैं और जो थायराइड हार्मोन रिलीज करती हैं। अब इस थायराइड हार्मोन को बनने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं। एक, पहला क्या चाहिए होता है, आयोडीन चाहिए होता है। हम बोलते हैं ना, नमक कम ही खाएं लेकिन अच्छा खाएं। अच्छे का मतलब है आयोडाइज्ड सॉल्ट खाएं, यानी कि उसमें आयोडीन भरपूर मात्रा में होना चाहिए। तो थायराइड हार्मोन को बनने के लिए एक तो आयोडीन चाहिए बच्चा, और दूसरा चाहिए होता है एक अमीनो एसिड। कौन सा, तो टायरोसिन अमीनो एसिड। ये दोनों एग्जाम के क्वेश्चन हैं, पीसीएस वगैरह के एग्जाम में इतना डिटेल में पूछेगा। दूसरा आप बताओगे कौन सा, टायरोसिन नाम का अमीनो अम्ल होता है हमारे बॉडी में। ये दोनों चीज जब मिल जाती हैं तो ये क्या बनाती हैं, ये दोनों ही चीज मिलके थायराइड हॉर्मोन्स बनाती हैं। थायराइड या थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है। अब मैम एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हाँ बेटा सही हो जाती है टैबलेट से। मैं अभी बताऊंगी क्लास, अभी आगे बताऊंगी आपको, पहले ही तो जान लो कम ज्यादा कैसे होता है, फिर बताएंगे। इसकी टैबलेट आती है बहुत कॉमन, वो खानी पड़ती 3-4 महीने तक, फिर बैलेंस हो जाती है। सुनो, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कौन सा मिनरल, कौन सा खनिज तत्व है थायराइड हार्मोन को बनने में हेल्प करता है। आप बताओगे आयोडीन। ये आयोडीन आपको कहां से मिल जाता है, नमक से। आप जो सोल्ट खाते हो वो अच्छा खाओ, उसमें आयोडीन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक अमीनो एसिड चाहिए। कौन सा अमीनो एसिड, टायरोसिन, टायरोसिन अमीनो एसिड। ये दोनों चाहिए, और ये दोनों अगर मिल गए तो बढ़िया तरीके से आपके बॉडी में थायराइड हॉर्मोन्स बन जाएंगे। अब कैसे बनते हैं जरा ध्यान से सुनना बच्चा, बहुत ही अच्छे से समझना, कंफ्यूजिंग चीजें चल जाएंगी थोड़ी देर के बाद। ये जो थायराइड हॉर्मोन्स होते हैं ना, ये दो टाइप के होते हैं बच्चा। थायराइड हॉर्मोन्स दो प्रकार के होते हैं। अब आपने अगर कभी थायराइड की रिपोर्ट देखी होगी तो आपको पता होगा, ये एक होता है T3 और एक होता है T4। आपने सुना होगा, अगर आपको रिपोर्ट्स पढ़नी आती होंगी तो उसमें दिया होगा, डॉक्टर बताता भी है स्पेशली कि T3 कम हुआ है या T4 कम हुआ है या T3 ज्यादा है या T4 ज्यादा है। थायराइड हार्मोन दो टाइप के होते हैं, T3 एंड T4। इन दोनों को एक साथ मिला के आप थायराइड हार्मोन कहते हो। अब मैम T3 T4 क्यों पढ़ा, सुनो। जब 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल एक टायरोसिन के साथ जुड़ा तो बना टेट्रा, सॉरी 3 को क्या बोलते हैं, ट्राई, ट्राई। 3 जुड़े तो क्या बना, ट्राई आयोडो टायरोसिन। ये T3 की फुल फॉर्म है। ये फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ जाती है। 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल एक टायरोसिन के साथ जुड़ गया तो T3 बन गया। तो हिंदी में लिख देना ट्राई आयोडो टायरोसिन, ये T3 का फुल फॉर्म है। और जब 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल एक टायरोसिन अमीनो एसिड के साथ जुड़ गया तो बन गया टेट्रा आयोडो टायरोसिन। समझ में आया, टेट्रा आयोडो टायरोसिन, आयोडो टायरोसिन। केमिस्ट्री में 3 को ट्राई बोलते हैं, 4 को टेट्रा बोलते हैं, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, 7 को हेप्टा, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन, 10 को डेका। आपने आगे पढ़ोगे केमिस्ट्री में, जो हम स्टार्ट करने वाले थर्सडे से है ना। इस बार थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आपकी क्लास थर्सडे फ्राइडे आपकी क्लास किसकी होंगी, केमिस्ट्री की, है ना। चलो सुनो मेरी बात को ध्यान से। मैंने कहा थायराइड हॉर्मोन्स दो टाइप के होते हैं। कोई है तरह, मैं पता बार बार क्यों रिपीट करके पढ़ा, नाम बहुत यहाँ पे टफ होंगे, तो मैं चाह रही हूँ 2-3 बार आपके दिमाग में डाल जाए तो शायद आप ऑप्शन देख के टिक कर दो, है ना। 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल एक टायरोसिन अमीनो अम्ल के साथ जुड़ गया तो ट्राई आयोडो टायरोसिन बन गया, जिसको हम
हम क्या बोलते हैं, T3 थायराइड हार्मोन। हम क्या, डॉक्टर या रिपोर्ट्स में आता है। और अगर 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल जुड़ गए एक टायरोसिन के साथ तो वो टेट्रा आयोडीन बन गया। अब मैम एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, T3 T4 हार्मोन कौन रिलीज करता है। अब आपने ल्यूसेंट पढ़ के इतना रट्टा लगा लिया, थायराइड हार्मोन थायराइड ग्लैंड बनाती है। अब आप बोलते हो ना क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया, वो आउट ऑफ सिलेबस ये पूछ लिया कि T3 और T4 कौन रिलीज करता है, ये आपके लिए आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, है ना। T3 एक थायराइड हार्मोन का ही टाइप है, ठीक वैसे जैसे T4 है। इन दोनों को एक साथ मिला दोगे तो आप थायराइड हार्मोन कह दोगे। अब आपसे नेक्स्ट स्टेप में पूछ लेगा T3 का फुल फॉर्म क्या है, T4 का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको याद रखना है। अब ये दोनों काम क्या करते हैं, दोनों का काम एक जैसा ही होता है और इसका फंक्शन बहुत बार आता है, तो लिख लो आप थायराइड हार्मोन्स के फंक्शंस। 3 काम करेगा बच्चा, तीनों इंपॉर्टेंट है। पहला लिखो वाटर बैलेंसिंग का, आपके शरीर में पानी की मात्रा पर संतुलन बना के रखने का काम। लिख दो, वाटर बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। ज्यादा पानी हो गया तो पसीने की फॉर्म में हम बाहर निकाल देते हैं, है ना बच्चा, और कम पानी हो जाता है तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है, गला सूख जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, बहुत सारी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में प्रॉब्लम आने लग जाती है बॉडी में, खून भी आपका ढंग से नहीं बन पाता है। तो लिख दो पानी की मात्रा पर संतुलन बना के रखना, पानी की मात्रा पर संतुलन बना के रखना, संतुलन बनाना। फर्स्ट काम, 3 काम करेंगे बच्चा। दूसरा काम, इनका काम होता है मेटाबॉलिक रेट को बैलेंस करना। लिख दीजिए, इट बैलेंसिंग मेटाबॉलिक रेट। ये चयापचय की दर पर संतुलन बना के रखते हैं, चयापचय दर पर संतुलन बना के रखना। कुछ बुक्स वाले बोल देते हैं थायराइड हार्मोन्स का काम होता है मेटाबॉलिज्म का, ठीक है, बात वो सही है। अब बच्चा सबसे पहले मुझे ये बताओ, मैंने आपको बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया था मेटाबॉलिज्म क्या होता है, पढ़ाया था ना। मैंने कहा था एक दिन में हमारे शरीर में जितने भी टाइप के केमिकल रिएक्शंस होती हैं, हमारे बॉडी में जितने भी टाइप की एक्टिविटीज होती हैं एक दिन में, उन सबको एक साथ मिला के हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और इस मेटाबॉलिज्म अगर स्लो हो गया तो उसको बढ़ाएगा, ज्यादा तेज हो गया तो उसे कम करेगा। अब आप बोलोगे मैम व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। एक दिन में सांस लेते हो, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन, बीपी, ब्लड का प्रेशर, ये सब हमारे बॉडी के अंदर ही तो हो रहा है, तो इन सबको एक साथ मिला दो तो उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं हम। तो बच्चा हमारे बॉडी का मेटाबॉलिक रेट बढ़ाना या कम करने का काम करता है। एनडीए सीडीएस के एग्जाम में बतेरी बार, यानी कि बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन आया है कि कौन से हार्मोन मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज कर देते हैं। याद रखना ये वही हार्मोन है जो मेटाबॉलिक के रेट को ज्यादा और कम दोनों कर सकते हैं। बैलेंस करने का मतलब क्या होता है, ना कम ना ज्यादा, तो ये मेटाबॉलिक रेट को बैलेंस्ड रखने का काम करता है। यानी कि अगर कभी आपकी डाइजेशन की प्रोसेस फास्ट होगी तो उसको वापस बैलेंस करने का काम करेंगे। आप इतना झमेले मत पड़ो, आपको तो ये दोनों काम याद रखने, ये मेन है बच्चा। इसको तो आप ट्रिपल बार स्टार कर लो, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है कि चयापचय की दर को बढ़ाने का काम करने वाले हार्मोन्स कौन से होते हैं, थायराइड हार्मोन्स होते हैं। चलो तीसरा फंक्शन क्या है, तीसरा फंक्शन होता है इट रेगुलेट्स बीएमआर रेट। अब आप में से कितने बच्चे हैं जिनको बीएमआर के बारे में पता है, पहले तो लिख लो हिंदी में, बीएमआर की दर पर संतुलन बना के रखना, बीएमआर की दर पर संतुलन बनाए रखना। अच्छा बच्चा, आप लोग कभी जिम विम गए हो तो आपका जिम वाला ट्रेनर शायद 2 चीजें बताता है आपको। एक होता है बीएमआई, जिम वाला बीएमआई बताता है, डॉक्टर के पास जाओगे तो वो बीएमआर बताएगा। कभी सुना है बीएमआई बीएमआर क्या होता है? देखो बीएमआई क्या होता है तो हम बाद में पढ़ेंगे, मैं आपको निकालना भी सिखाऊंगी बीएमआई कैसे निकलता है। बीएमआई का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। आपका हाइट और आपका वजन आप कैलकुलेट करके आपका बीएमआर निकालते हो।
जिससे पता लगता है कि आपके हाइट और वजन के हिसाब से आपका हाइट और आपका जो वजन है वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वजन आपका हाइट के हिसाब से कम है, ज्यादा है, वो आप चेक करते हो। अभी हम बीएमआई की बात नहीं करेंगे, अभी हम बीएमआर की बात करेंगे। बीएमआई की बात आगे करेंगे जब हम न्यूट्रिशन वाला चैप्टर पढ़ाएंगे। तो बीएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है ये सुनो। बीएमआर का फुल फॉर्म होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। पहले तो ये सुनो, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये फुल फॉर्म भी आ जाती है एग्जाम में। हिंदी मीडियम वाला बच्चा लिखेगा आधार उपापचय दर, हिंदी मीडियम वाला बच्चा लिखेगा आधार उपापचय दर। आप लोगों को पता तो है बीएमआर क्या होता है, लेकिन ये नहीं पता इसी को बीएमआर बोलते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी, आप कहोगे यस मैम ये तो चीज आप 50 बार पढ़ा चुके हो, हमें इसी को बीएमआर बोलते हैं क्या? बीएमआई हम बाद में पढ़ाएंगे, आपको निकालना भी सिखाएंगे, डोंट वरी, सबका निकाल के दिखाएंगे आपके क्लास में, ठीक है। चलो अब पहले ये सुनो बीएमआर क्या होता है। मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि हमारी सेल्स के पास ग्लूकोज होता है मैम। ऑक्सीजन क्या करता है? ग्लूकोज को तोड़ता है, बहुत बार पढ़ा है ना ये चीज। और तोड़ के क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस एनर्जी बनाता है। हाँ जी मैम, ये होती है, आप सब जानते हो, बहुत बार पढ़ा चुकी हूं मैं ये चीज। अब सुनो बच्चा, बीएमआर क्या होता है? हमारी सेल्स किस रेट से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रही हैं, ऑक्सीजन का अवशोषण कर रही हैं, और किस रेट से ग्लूकोज को तोड़ रही हैं, कितना कार्बन डाइऑक्साइड और कितना एनर्जी बन रहा है, इसको कैलकुलेट करना बीएमआर कहलाता है। और ये सिर्फ डॉक्टर चेक कर पाता है, जिम विम के ट्रेनर नहीं कर पाते हैं। आप जाओगे डॉक्टर, मेरी तो डाइट बहुत ही कम है, खाता ही नहीं हूं, फिर भी बहुत मोटापा हो रहा है ना, बहुत मोटापा, डॉक्टर बोलेगा आपका बीएमआर चेक करना पड़ेगा, सही चल रहा है क्या? डॉक्टर ये तो मेरा भाई इतना खाता है, देखा ना, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, इतना खाता है फिर भी पतला रहता है, इसे लगता ही नहीं है। डॉक्टर बोलेगा इसका बीएमआर चेक करवाना पड़ेगा। देखे होंगे आपके ग्रुप में भी ऐसा कोई होगा कि जो खाता ही रहता है, एक टाइम की 10 रोटी खा जाता है, फिर भी पतला है, उसको मोटापा ही नहीं हो रहा। तो उस समय पे डॉक्टर चेक करता है बीएमआर। ठीक है बच्चा, बीएमआर क्या होता है आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, याद रख सकते हो रखो, नहीं तो बस ये रट्टा लगा लो कि ये बीएमआर थायराइड हार्मोन्स T3 T4 हार्मोन्स ही रेगुलेट करते हैं। अगर ये गड़बड़ आ गए तो आपका बीएमआर ऊपर नीचे, यानी कि आप में मोटापा, पतलापन कुछ भी आ सकता है। ठीक है बच्चा, किस रेट से ऑक्सीजन कंज्यूम होता है आपकी सेल्स में, और कितना ग्लूकोज टूटता है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड और कितना एनर्जी बनता है, इसी को कैलकुलेट करना बीएमआर रेट कहलाता है। हो गई बात, समझ में आ गया? ठीक है, चलो, तो ये तीन फंक्शन कौन से हार्मोन्स के होते हैं? ये तीनों फंक्शंस थायराइड हार्मोन्स के होते हैं, जो दो होते हैं T3 एंड T4। समझ में आ गया? क्लास कहते हैं मैं तो खूब खाता हूं लेकिन लगता नहीं है। देखो आ गया ना एग्जाम्पल, आ गया आपकी क्लास में एग्जाम्पल, क्लास ने दे दिया अपना आपका एग्जाम्पल। अभी एक आधा कोई और भी आएगा, मैं 2 ही रोटी खाता हूं फिर भी बहुत वजन ज्यादा है, ये लड़कियों को ज्यादा रहता है प्रॉब्लम। एक बार फिर से समझ लो, गले में थायराइड ग्लैंड होती है, 2 टाइप के हार्मोन्स निकालती है, T3 T4। दोनों का काम होता है, मेटाबॉलिक रेट कम ज्यादा हो जाती है तो उसे बैलेंस करना, वाटर बैलेंसिंग का काम, और तीसरा बीएमआर को बैलेंस करने का काम। ये तीनों आपको फंक्शन याद रखने हैं इसके। खत्म, चले। तो 98% में T3 और T4 निकले थे ना, लेकिन 2% में कोई और हार्मोन भी तो बना रही है ये ग्लैंड, तो उसको भी तो पढ़ना पड़ेगा। चलो, 2% में ये बनाती है कैल्सिटोनिन हार्मोन। अब बच्चा, कैल्सिटोनिन में कैल्शियम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो आप लोग बहुत होशियार हो, तो मुझे ये बता दो हमारे बॉडी में कैल्शियम कहां कहां होता है? मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बताएंगे मैम हमारे नाखूनों में कैल्शियम, मैम हमारे बालों में कैल्शियम, और क्या बोलोगे और कहां कहां होता है कैल्शियम? मैम हमारी हड्डियां कैल्शियम की बनी हुई होती हैं, हमारे दांत कैल्शियम के बने हुए होते हैं, इतना तो सब बता दोगे। अब सुनो बच्चा, आपके खून में भी कैल्शियम, अरे आपको तो पढ़ाया है मैंने, ब्लड क्लॉटिंग कौन करवाता है? कैल्शियम। कहां का कैल्शियम? ब्लड का क्लॉट, ब्लड भी तो होगा, तो ब्लड का कैल्शियम, मैंने पढ़ाया था आपको, ये चीज याद है? तो बच्चा, ये जो खून में कैल्शियम होता है ना,
इसी के साथ कुछ खेल करता है कैल्सिटोनिन। कैसे? मान लो यहां पे आपका खून है और इस खून में पड़ा है कैल्शियम। कैल्शियम क्या पड़ा है? ज्यादा पड़ा है, यहाँ पे एक्सेस पड़ा है। ठीक है, ज्यादा डिपॉजिट हो गया कैल्शियम खून के अंदर, कोई बड़ी बात थोड़ी है, हो जाता है। ज्यादा कैल्शियम खाओगे ज्यादा हो जाएगा। और यहां पे एक आपकी हड्डियां है, ऐसे हड्डी है। आप जानते हो हड्डियों को अगर कठोर बनाना है, मजबूत बनाना है, तो इनको कैल्शियम देना पड़ेगा, बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट की हड्डियां बनी हुई होती है। बेचारी इस हड्डी के पास कैल्शियम की क्या है? कमी है। ये कह रही है मुझे कैल्शियम दो, मुझे कैल्शियम दो, मुझे कैल्शियम दो। और आपके खून के पास क्या पड़ा है? कैल्शियम ज्यादा पड़ा है। तो आप क्या, आपको पता है हड्डियों को अगर कैल्शियम सही टाइम पे नहीं मिला तो फिर हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, पतली हो जाएंगी, तो टूटने का डर रहेगा, ब्रिटल हो जाएंगी, भंगूर हो जाएंगी। तो क्या होता है बच्चा, ये कैल्सिटोनिन हार्मोन तभी निकलेगा। देखो नॉर्मल डेज में नहीं निकालती है थायराइड ग्लैंड, जब आपकी इस हड्डी के पास कैल्शियम की कमी है और खून में कैल्शियम ज्यादा पड़ा है, तो ये हार्मोन निकलेगा। और ये हार्मोन क्या करेगा? ये जो एक्सेस कैल्शियम है इसको कहां पे? आपकी बोन के पास ट्रांसफर कराएगा। तो ये काम होता है कैल्सिटोनिन का। किसका काम होता है? कैल्सिटोनिन का। तो आप लिखोगे जब हमारे खून में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो उस ज्यादा मात्रा वाले कैल्शियम को हड्डी के पास पहुंचाने का काम, या मैं ऐसे बोल दूं जब हड्डी के पास कैल्शियम कम है तब यह हार्मोन निकलता है। बात तो बराबर है ना? तो यह हार्मोन निकलेगा और अपने साथ कैल्शियम को यहां से जिस हड्डी के पास कम था वहां ले जाएगा। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया? ये 2% में निकलता है कैल्सिटोनिन। इसे बहुत अच्छे से पढ़ना क्योंकि आज की क्लास में ही आ जाएगा। इसका एक हार्मोन उल्टा काम करता है। ये ऐसे करा, अब ऐसे करेगा। अब आप खुद सोचो, ब्लड में भी कैल्शियम जरूरी है। ब्लड वाला कैल्शियम क्या करता है? ब्लड का क्लोट करवाता है। अब अगर ब्लड में कैल्शियम कम हो गया तो ब्लड का क्लोट नहीं होगा। इसीलिए चीजें बैलेंस रहनी चाहिए भैया, ना कम ना ज्यादा। समझ रहे हो? अब यहां कैल्शियम ज्यादा पड़ा है, यहां कम है, यहां कम है, चोट लग गई, ब्लड का क्लोट नहीं बनेगा, तो ये भी तो दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए एक आगे फिर हम हार्मोन पढ़ाएंगे आपको जो इसका जस्ट उल्टा काम करता है, लेकिन फिलहाल आपको इतना ही जानना है। तो 98% में थायराइड हार्मोन, 2% में कैल्सिटोनिन हार्मोन। पॉइंट क्लियर हो गया? दोनों के फंक्शन पता लग गया। तो थायराइड ग्लैंड कितनी इंपॉर्टेंट है पता लग गई होगी आपको। अब सुनो बच्चा, अगर थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले थायराइड हॉर्मोन्स कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, और ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा? बहुत अटपटी सी बीमारियों के नाम सुनने को मिलेंगे। अगर थायराइड हार्मोन से निकलने वाले थायराइड हॉर्मोन्स का हाइपोसिक्रेशन हो गया, हाइपो का मतलब हमेशा कम होता है बच्चा, रिपोर्ट्स में आता है हाइपोथायरोडिज्म हो गया है, यानी कि थायराइड हार्मोन कम बन गए हैं। अगर ज्यादा बन गया तब भी प्रॉब्लम है। हाइपर सिक्रेशन हो गया इन हार्मोन्स का, ना ज्यादा ना कम। मैं बहुत बार बता चुकी हूं, हार्मोन्स आर ऑलवेज बैलेंस्ड, है ना, और हार्मोन्स आर रिमेन्स ऑलवेज बैलेंस्ड, है ना। शुगर में क्लॉट क्यों नहीं बनता वो बात की बात है, शुगर पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे, अभी नहीं। हाँ, इंसुलिन पढ़ाएंगे तब शुगर, ये पॉइंट आपका क्लियर कर देंगे बॉबी जी। बॉबी जी को डाउट है कि मैम जिसको शुगर होता है उसमें क्लोट क्यों नहीं बनता है। आपको जब पहले ये तो पता लगे शुगर कैसे होती है। मैं आपसे पूछूं शुगर कैसे होती है, बाबूजी बता दोगे क्या? नहीं बता पाओगे ना, इसलिए स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे बेटा। आ जाएगा, कल की क्लास में आ जाएगा, डोंट वरी ना। चलो सुनो, अगर थायराइड हार्मोन्स कम हो गया तो क्या हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा तो क्या? सबसे पहला, अगर किसी छोटे बच्चे में जिसका अभी ग्रोथ और डेवलपमेंट चल रहा है, जिसके शरीर की वृद्धि और विकास होना चाहिए, जैसे 5-6 साल का बच्चा है, उसमें थायराइड हार्मोन्स कम बन गए तो एक बीमारी देखने को मिलेगी जिसका नाम होता है क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म हिंदी में बोलते हैं जड़ वामनता। ये अक्सर किस में होती है? चाइल्ड में। हम लोगों में नहीं है, हम लोगों की हो गई। आप ग्रोथ कितनी ग्रोथ करवाओगे? जितनी होनी थी उतनी होली भैया, अब थोड़ी ना ग्रोथ होगी। ठीक है, प्यूबर्टी एज के बाद तो जो ग्रोथ वाले हार्मोन्स होते हैं वो बनना बंद हो जाते हैं, कोई उनकी जरूरत नहीं होती है। ये बच्चे में होती है। अब इस बच्चे का शरीर ग्रोथ स्टेज पे था, 4-5 साल का बच्चा है,
प्रॉपर ढंग से ऑर्गन्स नहीं बने, बॉडी की ग्रोथ नहीं, हाइट वाइट सब कुछ चाहिए उसको, ऑर्गन्स टिश्यू की ग्रोथ चाहिए अच्छे से, हड्डियों की ग्रोथ चाहिए, मांस की ग्रोथ चाहिए, उस समय इसके बॉडी का मेटाबॉलिज्म सही नहीं हुआ। आप जानते सब कुछ मेटाबॉलिज्म से ही रिलेटेड है ना। तो बच्चा क्या होगा, अच्छा आपके बेटे को है, कितना बड़ा है आपका मोनिका बेटा, हाँ, तो बच्चा इस समय अगर इस बच्चे को सही तरीके से थायराइड हार्मोन्स नहीं मिला तो कम हो गया उसके बॉडी में सिक्रेशन, तो ऐसे बच्चों का एक तो आईक्यू लेवल कम रह जाता है। अब आईक्यू लेवल आपको पता होना चाहिए, मैं नहीं बताऊंगी। आईक्यू लेवल स्लो रह गया तो इनकी मेमोरी स्लो हो सकती है, कैलकुलेशन में बहुत कम हो सकते हैं, इनका कॉमन सेंस कम हो सकता है और इनको कोई भी चीज आसानी से समझ में नहीं आएगी। नेक्स्ट, इनकी जो मेंटली और जो फिजिकली ग्रोथ होती है ना, मानसिक तौर पे इसकी ग्रोथ और फिजिकली ग्रोथ बॉडी की ये स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। यानी कि मेंटली और फिजिकली ग्रोथ जो होती है ना वो सही से नहीं हो पाती है ऐसे बच्चों की। ऐसे बच्चों की याददाश्त कमजोर, आईक्यू लेवल लो रहेगा। मोनिका 8 साल का है, ट्रीटमेंट करवा रहे हो उसका, सही है, बच्चा अच्छे से समझ लेता है बोली भी बातें। 5 साल का था तब हुआ, हाँ बच्चा यही होता है। मैंने कहा ना 4-5 साल के बच्चे के लिए थायराइड हार्मोन्स बहुत जरूरी है, फिर तो लड़कियों के लिए प्यूबर्टी एज के बाद ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। तो अगर 4-5 साल का है तो आपने ट्रीटमेंट करवाया होगा ना बच्चा। 5 साल का था, अब 8 साल का हो चुका है। आईक्यू लेवल और पढ़ने लिखने में ठीक है, मतलब ज्यादा ठीक नहीं होते हैं। ये होता है कि थोड़ा जो चीज आप मुझे समझाओगे या फिर उसको समझाओगे तो मुझे जल्दी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे बच्चों का आईक्यू लेवल स्लो रहता है, मेमोरी वगैरह और जो कैप्चर करने की कैपेसिटी होती है ना, कैलकुलेशन, रीजनिंग, लॉजिकल, ये सारी चीजें, कॉमन सेंस, ये सब इसमें कम रहता है और उसके शारीरिक और मानसिक तौर पे ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है। तो इसको हम क्रैटिनिज्म बोलते हैं, इसको हम जड़वामनता कहते हैं, जो सिर्फ बच्चों में होती है। ओके मोनिका, दिल पे मत लेना बेटा आप ना, वो मुझे पढ़ाना है, मेरी मजबूरी है, मुझे पढ़ाना पड़ेगा। अब दूसरा बीमारी क्या होता है, दूसरी बीमारी अगर ये हार्मोन्स कम निकले तो ये लड़कियों में होती है, ये लड़कियों में होती है। इसका नाम होता है माइक्सोइडेमा। माइक्सोइडेमा, हिंदी में कोई नाम अलग नहीं है, माइक्सोइडेमा ही होगा। ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स में होगी, ये लड़कियों में। अब लड़कियों में कब, जब उनमें थायराइड हार्मोन कम बनेंगे तब होगी। अब ऐसी लड़कियों में क्या हो पाता है, तो वो सुन लो बच्चा, वो सुन लो, क्या वो ऐसी लड़कियों में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। एक तो बच्चा, इन लड़कियों का वेट अचानक से गेन हो जाता है, वेट गेन हो जाएगा, वजन बढ़ जाएगा, वजन बढ़ेगा, ठीक है, वजन बढ़ जाता है। याद रखना थायराइड हार्मोन कम होने से वजन ज्यादा होता है, ठीक है। दूसरा, ऐसी लड़कियों में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है लड़कियों की, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, हर महीने जो 3 से 4 दिन का मासिक धर्मचक्र साइकिल चलती है, ये भी ढंग से नहीं चल पाती है। ये क्या हो जाएगी, इम्बैलेंस्ड हो जाएगी। यानी कि किसी महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल आई, किसी महीने नहीं आई, फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, तो हर महीने जो लड़कियों के ओवरी में, अंडाशय में जो एग बनते हैं, जो अंडे बनते हैं, उनको रिलीज करवाया जाता है, किसके साथ, ब्लड के साथ, खून निकलता है 4 दिन तक, तो उसी के साथ वो एग रिलीज हो जाते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इनकी सही से नहीं चल पाती है इन लड़कियों की। स्किन ड्राई हो जाती है, स्किन ड्राई हो जाती है, हाथ पांव की स्किन फटने भी लग जाती है, सर्दियों वगैरह में तो बहुत ज्यादा फट जाती है। स्किन ड्राई हो जाएगी, वजन ज्यादा बढ़ेगा, और साथ में आपको याद रखना है बच्चा, ऐसी लड़कियों के जो मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये मेन है लड़कियों के अंदर, ये बैलेंस नहीं रह पाती है। किसी महीने हुआ मेंस्ट्रुअल साइकिल, किसी महीने नहीं हुआ। अब अगर नहीं हुआ तो आप जानते हैं एग रिलीज नहीं हुए, तो वो एग क्या करता है, अंदर ही ओवरी में बन के गांठ बन जाता है, सिस्ट बन जाता है। ये लड़कियां बहुत अच्छे समझ पाएंगी इन चीजों को, जो अगर किसी को हुआ होगा। बहुत नॉर्मल है आजकल, हमारा खाना पीना लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि बहुत नॉर्मल रहती है इन चीजें ना। तो अगर ये अंडा बाहर नहीं निकला, अंदर ही रहेगा ओवरी में, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हुई तो अंदर ही रहेगा ओवरी में, ओवरी में अंदर इकट्ठे होते जाएंगे ये अंडे, तो बच्चा एक गांठ बन जाती है, सिस्ट बन जाती है, जिसको डॉक्टर की लैंग्वेज में फाइब्रोइड कहा जाता है।
फिर वो फाइब्रोइड दवाइयों से ठीक हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या होगा, उसको क्या कहते हैं, लेजर वेजर सर्जरी करवा के ठीक करवाना पड़ता है। मैंने अपनी बेटी की स्टेम सेल प्रिजर्व करके रख रखी है, बहुत बढ़िया मोनिका, अच्छा है, अच्छे हॉस्पिटल में करिए, तो हर साल चेक भी करते रहना उन चीजों को जो आपको फॉर्म मिला है उनको, ठीक है, बढ़िया है, अच्छी चीज है, ठीक है। तो ये लड़कियों के अंदर माइक्सोइडेमा देखने को मिलता है। अब तीसरा एक बीमारी और होता है यहाँ पे, जो भी लिख लो आप, ये सारे कम निकलने से हो रहे हैं, ज्यादा निकलने से तो अभी तक मैंने पढ़ाया भी नहीं है, कम निकलने से तीसरी होती है हाशिमाटो डिजीज। ये बच्चा पीसीएस के एग्जाम का क्वेश्चन है, हाशिमाटो डिजीज, हिंदी में बोलते हैं हाशिमाटो रोग। क्या होता है इसमें, इसमें थायराइड हार्मोन्स कम निकलेंगे, और जिसके कारण जो थायराइड ग्लैंड की सेल्स होती है ना, ये सेल्स अपने आप को मारना शुरू कर देती है, अपने आप को मारना शुरू कर देती हैं, और मारकर थायराइड ग्लैंड की जो सेल्स है ना, जो खुद ही अपने आप को, अब सेल्स है, इनका काम हार्मोन निकालना था, हार्मोन बना नहीं, तो ये सेल्स अपने आप को मारना शुरू कर देती हैं, और एक तरीके से थायराइड ग्लैंड में इंफेक्शन हो जाता है। इनफैक्ट डॉक्टर कहता है आपकी थायराइड ग्लैंड में जहर पैदा हो गया, पॉइजनियस हो गई आपकी थायराइड ग्लैंड, फिर दवाइयां देके ठीक करता है। तो इस बीमारी को बोलते हैं, देखो अपने आप को मारना क्या कहलाता है, सुसाइड करना कहलाता है, तो इसको बोलते हैं सुसाइडल ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो क्वेश्चन कैसे आएगा वो सुन लो आप, बाकी आपको ज्यादा नहीं समझना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि उस बीमारी का नाम बताओ जिसमें थायराइड ग्रंथि अपने आप को मारना शुरू कर देती है। सुसाइड का मतलब होता है आत्महत्या करना, अपने आप को मारना, तो उसको हाशिमाटो डिजीज कहते हैं, हाशिमाटो रोग कहते हैं। यह पूछेगा हाशिमाटो रोग किस ग्रंथि से संबंधित है, तो आपको थायराइड ग्लैंड कहना है। या कहेगा हाशिमाटो डिजीज थायराइड हार्मोन के कम बनने से होता है, ज्यादा से, तो आप कहोगे कम से। ये तीनों हम कम में पढ़ रहे हैं, देख लो ऊपर लिखा हुआ हाइपो, क्रेटिनिज्म भी कम बनने से होगा, माइक्सोइडेमा भी कम बनने से होगा, हाशिमाटो डिजीज भी कम बनने से होगा। और फोर्थ पे तो आप सब जानते हो, गोइटर, घेंगा रोग, बहुत लोगों ने सुना है ना। 4 नंबर पे जो कम निकलने से होता है वो होता है बच्चा गोइटर रोग। गोइटर हिंदी में बोलते हैं घेंगा रोग या गलगंड रोग। पहले बहुत होता था, अब आजकल तो नहीं है। क्यों? पहले हम अच्छा नमक नहीं खाते थे, हम आयोडाइज्ड सॉल्ट नहीं खाते थे, अब तो लगभग सब लोग गांव देहात सब जगह अच्छा नमक खाते हैं। तो बच्चा ये इसमें क्या होता है गोइटर में, इसमें आपकी थायराइड ग्लैंड फूल जाती है, गला फूल जाएगा, पस पड़ जाएगा। इमेज देख लेना गूगल पे थायराइड गोइटर की, ऐसे बाहर की तरफ फूल जाएगा थायराइड ग्लैंड, इसमें पस भर जाएगा, और फिर आपका गला भी कट सकता है। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, नहीं होता है गोइटर इतना, पहले होता था एक जमाने में जब अपना अच्छा नमक नहीं खाते थे तब। ठीक है बच्चा, तो ये कब, ये आयोडीन की कमी होगी। एग्जाम में आता है कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी, घेंगा रोग। अब आप खुद सोचो, जब आयोडीन ढंग से नहीं बना है तो आयोडीन आके क्या बनाता है, थायराइड हार्मोन को बनाता है, तो थायराइड भी ढंग से नहीं बनेंगे, और नहीं बनेंगे तो हाइपोसेक्रेशन से गोइटर रोग हो जाएगा। ठीक है, तो या तो ये पूछ ले किस मिनरल की कमी से हमें गोइटर होता है, या पूछे कौन से हार्मोन के कम, कौन से हार्मोन की कमी से गोइटर हो जाता है। तो क्वेश्चन कैसे आ जाए, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम कर देंगे अच्छे से। ठीक है बच्चा, तो क्रेटिनिज्म बीमारियों के नाम सुनो, माइक्सोइडेमा, हाशिमाटो, गोइटर, ये चारों थायराइड हार्मोन्स कम बनने से, अब ज्यादा बनने से सिर्फ एक ही हार्मोन, ज्यादा निकलने से, यानी कि अगर थायराइड हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन हो गया, ज्यादा हो गए, आप जानते हैं हार्मोन हमेशा बैलेंस्ड होने चाहिए, कम में बीमारी ज्यादा में बीमारी, ज्यादा निकलने से जो होती है वो एक ही होती है जिसको बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज। अगेन लड़कियों में ज्यादा देखने को मिलती है। मैंने कहा ना ये थायराइड हार्मोन्स लड़कियों में बहुत जल्दी इंबैलेंस हो जाते हैं, लड़कों में तो ये बोलो हजारों लाखों लड़कों में एक आधे लड़के में होता है, बहुत रेयर है। लड़कों में आप देख लो इतने सारे लड़के आपके क्लास में, कभी नहीं हुआ होगा आपका। अगर मैं लड़कियों से पूछूं तो भी 10 लड़के आके बोल देंगे हाँ मैम मेरा उस उम्र में हुआ था, प्यूबर्टी एज में। या अगर कोई लड़की, जैसे मोनिका के 2 बच्चे, मोनिका आपका प्रेगनेंसी में थायराइड बड़ा घटा था क्या, कुछ हुआ था क्या?
प्रेगनेंसी में बहुत नॉर्मल है। ग्रेव डिजीज, हिंदी में बोलते हैं ग्रेव का रोग। अब अगर ये हो जाता है तो क्या हो जाता है इसमें? एक तो इंसान का वेट लॉस बहुत हो जाता है। वेट लॉस, वजन बहुत कम रहेगा, कितना ही खा ले। ये वही लोग हैं, इतना खाते हैं इनको लगता नहीं है, फिर भी पतले पड़े हैं, है ना। कुपोषण के शिकार देखे ना आपने। और इनकी आंखों की पुतली बाहर आ जाती है, जिसको इंग्लिश में पोर्ट्रेटेड आईज कहते हैं। आंखों की पुतली का बाहर आ जाना। स्किन जो होती है ना इनकी, ये मांस और स्किन थिन हो जाता है। स्किन और मसल्स क्या हो जाती हैं इनकी? पतली हो जाती हैं। और आप एक बात याद रखना, आपके शरीर का 70% वजन ही आपके मांसपेशियों की वजह से, मांस की वजह से। सारा मांस ही तो, और क्या है। तो आपका मांस और आपकी त्वचा पतली हो जाएगी तो आपका वजन हमेशा कम आएगा, अब कितना ही खा लो, है ना। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? बहुत लकी हो मोनिका जो आपका नहीं हुआ, वरना बहुत सारी लड़कियों को थायराइड की प्रॉब्लम आजकल बहुत हो रही है। अब आप कहोगे मैम अगर ये बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको सही टाइम पे टैबलेट देता है। थायराइड की तो टैबलेट आती है, 2-3 फेमस टैबलेट है, उसमें से कोई ना कोई देता है, वो आपको खानी होती है। जब तक खाओगे तब तक वापिस बैलेंस हो जाता है। फिर डॉक्टर कुछ बोलता है योगा वोगा करो, थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करो, लाइफ साइकिल सुधारो अच्छे से, सही समय पे उठो, सही समय पर खाओ, सही समय पे वॉक करो, तो आपका मेटाबॉलिज्म फिर से ठीक हो जाता है। ये डॉक्टर आपको बताता है। ठीक है बच्चा, हो गया। तो ये आपका थायराइड ग्लैंड कंप्लीट हो गया, जो सबसे बड़ी ग्लैंड थी आपकी। अरे बाप रे, टाइम भी हो गया क्लास का, एक ही पढ़ पाए हम आज। थोड़ी बड़ी है ना यार, इस हिसाब से तो हमें 3 क्लास अभी भी लगेंगी। चलो कोई बात नहीं, आज तो एक ही पढ़ पाए हम। ठीक है, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे पीनियल। कोशिश करूंगी मैं कल पीनियल करवा दूं, पेनक्रियाज करवा दूं। पहले पेनक्रियाज करेंगे, बड़ी बड़ी पहले कर लेते हैं। पेनक्रियाज बड़ा है बच्चा, ये कर लेते हैं, और पीनियल, और तीसरी पैराथायरॉइड। ये 3 हम कल कवर करने की कोशिश करेंगे यार। 4 हो जाएंगी ना, फिर एक आज वाली 4, फिर थोड़ी बचेंगी। ये थोड़ी बड़ी है ना, इनको पहले निपटा लेते हैं, बड़ी बड़ियों को पहले निपटा लेते हैं। ठीक है, ओके मैम, मेरा सारा डाउट क्लियर हो गया, कैलाश कह रहे हैं। ओके कैलाश, माय फर्स्ट लाइव क्लास, आफ्ताब कह रहे हैं। मैम क्या टाइप 1, क्या कह रहे हो मोनिका? आपका कमेंट पढ़ना जरूरी है, 1 मिनट। मोनिका मैम टाइप 1 का परमानेंट क्योर है क्या? टाइप 1 किसकी बात कर रहे हो आप? डायबिटीज? मैम मैडम केमिस्ट्री में दांडी मत मारिएगा। ये क्या होता है दांडी? क्या होता है? एमडी कहाँ से सीख के आते हो ऐसी लैंग्वेज? मैंने तो आज आपसे पहली बार सुना है, दांडी क्या होता है ये? ओके आफ्ताब, नहीं रोहित कोई प्रॉब्लम नहीं होती है सच। अच्छा डायबिटिक टाइप 1 हम आपको पढ़ाएंगे, कल आ जाएगा मोनिका, डायबिटिक कल आ जाएगा, कल आ जाएगा। हाँ डायबिटीज 2 टाइप की होती है, टाइप 1 टाइप 2। डायबिटीज तो हम एक सेपरेट क्लास पे लेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। कैंसर, डायबिटीज, HIV एड्स पढ़ाया कहाँ है अभी, सब पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो फिर। ये MD कैसी भाषा बोल रहे थे, दांडी मत मारिएगा, क्या होता है दांडी है? चलो मैम, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन न्यूरोट्रांसमीटर एंड हार्मोन? न्यूरॉन के अंदर जो लिक्विड रहता है उसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। न्यूरॉन को छोड़ के जो दूसरे टाइप के केमिकल्स होते हैं जो मैसेज को ट्रांसफर करते हैं, उनको हम हार्मोन्स कहते हैं। ओके, किसने पूछा था? प्रिंस ने। ठीक है प्रिंस, न्यूरोट्रांसमीटर, जब हम न्यूरॉन की स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे इसमें एक लिक्विड होता है जो मैसेज ट्रांसफर करने का काम करता है, दैट इज न्यूरोट्रांसमीटर। और उसके अलावा जब मैंने बताया 2 तरीके से मैसेज ट्रांसफर होते हैं, एक न्यूरॉन के थ्रू, दूसरा हार्मोन के थ्रू। ठीक है बच्चा। मैम जब प्योर ब्लड हार्ट से ऑर्गन्स के पास जाता है तो सारे प्योर ब्लड ऑर्गन को एनर्जी देने में ही खर्च हो जाता है। हार्ट सबसे पहले लेता है प्रिंस, अगर हार्ट नहीं लेगा ना सबसे पहले प्योर, बनाया था मैंने कॉर्नरी आर्टरी, देखना लास्ट वाली क्लास।
चलो हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। बढ़िया तरीके से अब नया साल मनाओ। चलो 1 घंटे की क्लास लेके अब छुट्टी है आपकी। अब मिलेंगे आपसे कल की क्लास में। कल परसों नर्सों तक के चैप्टर फिनिश करने की कोशिश करेंगे, फिर हम नेक्स्ट ब्रेन वाला चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, फिर डिजीज वाला पढ़ेंगे। लेकिन अभी तो ये चैप्टर खत्म करके फिर केमिस्ट्री पढ़नी है ना अपन को 3-4 दिन। चलो फिर आज के लिए इतना बहुत है। आज तो मुझे टाइम का पता ही नहीं लगा, बहुत टाइम ले लिया मैंने आज, एक ही ग्लैंड पढ़ा पाई मैं। चलो कल कवर करेंगे थोड़ा ना। चलिए बच्चों, कल मिलूंगे आपसे वंस अगेन। पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ाएंगे तब हितेश आपका आंसर देंगे। अभी हम पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं पढ़ा रहे हैं ना।